हमारी कहानी की शुरुआत एक मेट्रो ट्रेन से होती है, जहां एक युवक एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। शुरुआत में किसी को भी इस हरकत का अंदाजा नहीं होता। तभी अचानक गहरी नींद में सो रही वो लड़की एक भयानक सपना देखकर जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनते ही सभी यात्रियों का ध्यान उस व्यक्ति की ओर जाता है और सबको समझ आ जाता है कि वो लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा है। लड़की उसे जोर से धक्का देती है और चिल्लाकर कहती है कि ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इससे पहले कि सब लोग उसे पकड़कर पीटना शुरू करें, अचानक उस युवक की आंखें एक अजीब चमकदार रंग में चमकने लगती है। तभी सबको पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये सच सामने आते ही पूरे डब्बे में अफरा तफरी मच जाती है। सभी यात्री डर के मारे चीखने लगते हैं। इसी दौरान उसके बैग से खून से भरा हुआ एक पैकेट नीचे गिर जाता है। एक यात्री गलती से उस पर पैर रख देता है, जिससे खून उछलकर मेरी नाम की एक लड़की के कपड़ों पर जाता है। मेरी अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी उसी तरह चमकने लगती है जैसे मेट्रो वाले वैम्पायर की चमक रही थी। यही से हमें पता चलता है कि इस दुनिया में वैम्पायर इंसानों के बीच आम लोगों की तरह ही रहते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान छुपा कर रखते हैं, क्योंकि इंसान अभी भी उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। कुछ देर बाद मेरी अपनी नई स्कूल की कक्षा में पहुंचती है, लेकिन ये उसका पहला दिन होता है और वो पहली क्लास लगभग खत्म होने के बाद पहुंचती है, इसलिए अध्यापिका उसे देर से आने पर डांटती है। उधर मेट्रो में हुई छेड़छाड़ की घटना का वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो चुका होता है। जैसे ही छात्र वीडियो में मेरी को पहचानते हैं, वो उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे सवाल पूछने लगते हैं कि वो एक वैम्पायर के बगल में कैसे बैठी थी और उसने उसे या फिर किसी दूसरे यात्री को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, जबकि वैम्पायर तो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। मेरी मुस्कुराकर सभी को भरोसा दिलाती है और कहती है कि उसके गले में एक खास नेकलेस है जो उसे वैम्पायरों से सुरक्षित रखता है। तभी प्रोफेसर हान कक्षा में प्रवेश करते हैं और वैम्पायरों के बारे में छात्रों को समझाते हैं। वे बताते हैं कि वैम्पायर को भी इंसानों की तरह जीने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। वे आगे बताते हैं कि इंसानों और वैम्पायरों के बीच एक शांति संधि हुई थी। इस समझौते के अनुसार वैम्पायर समाज के हर क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वे किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसका खून नहीं पिएंगे। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मेरी फिर से मेट्रो से घर लौटती है। इस बार वो अपनी क्लास के सबसे लोकप्रिय छात्र और क्लास प्रेसिडेंट हैंक के बगल में बैठती है। हर दिन की तरह सफर के दौरान मेरी को नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सोती है, उसके अंदर छुपी वैम्पायर प्रवृत्ति जाग उठती है। उसे हैंक के खून की खुशबू महसूस होने लगती है और वो धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगती है। वो अनजाने में ही हैंक की तरफ बढ़ने लगती है। हैंक को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। वो सोच रहा होता है कि मेरी सो रही है और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तभी आखिरी समय पर एक बुजुर्ग महिला मेरी की अजीब हरकतों को देख लेती है और वो जोर से आवाज लगाती है। आवाज सुनकर मेरी जाग जाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो क्या करने वाली थी और तुरंत हैंक से दूर हट जाती है। बाद में हैंक को मेरी की एक नोटबुक मिलती है जो गलती से उसके पास गिर गई थी। वो दूसरों की निजी चीजों की इज्जत करते हुए उसे तुरंत नहीं खोलता, लेकिन कुछ समय बाद वो नोटबुक खोलने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि वो नोटबुक गिटार की धुनों से भरी हुई है और मेरी ने खुद ये सारी धुनें बनाई है। इसके बाद हैंक अपना गिटार निकालता है, जिसे उसने पिछले 3 सालों से हाथ तक नहीं लगाया था। पिता की मौत के बाद उसकी माँ ही उसका सहारा थी, लेकिन जब उसकी माँ ने एक वैम्पायर से शादी कर ली तो हैंक ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि उसकी माँ एक म्यूजिक टीचर थी और उन्होंने ही उसे गिटार बजाना सिखाया था। इसलिए हैंक ने उन सभी चीजों को नापसंद करना शुरू कर दिया जो उसे उसकी माँ की याद दिलाती थी। लेकिन फिर भी वो मेरी की बनाई हुई धुनें गिटार पर बजाना शुरू कर देता है। उसे वे धुन
बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो मेरी की प्रतिभा से प्रभावित हो जाता है। उधर मेरी को पता चलता है कि उसकी धुनों वाली नोटबुक गायब हो चुकी है, इसलिए वो एक नई नोटबुक लेती है और अपनी सारी रचनाएं याददाश्त से दोबारा लिखना शुरू कर देती है। अगले दिन हैंग स्कूल जाता है और उस दिन उसका जन्मदिन होता है। वो हमेशा की तरह अपना दिन बिताता है। जब वो स्कूल से निकलता है तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे जन्मदिन का तोहफा देना चाहती है, लेकिन हैंग उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी नजर मैरी पर पड़ जाती है और वो उनसे बातें करना चाहता है। जब वो मेट्रो स्टेशन पर मैरी के पास पहुंचता है तो वो उसे रोक लेता है और बातचीत शुरू करता है। वो मैरी से कहता है कि उसे उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मेरी को ये तक याद नहीं होता कि वो कौन है। ये देखकर हैंग पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्कूल का क्लास का प्रेसिडेंट है और सबसे प्रसिद्ध छात्रों में से एक है। तभी भी मेरी उसे पहचान नहीं पाती। उसी समय मेरी को हैंग के खून की खुशबू महसूस होने लगती है। उसे उसका खून बेहद स्वादिष्ट लगता है। वो खुद को रोकने के लिए अपनी नाक पर हाथ रख लेती है। जब हैंग उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो मेरी जवाब देती है, तुमसे बहुत खराब गंध आ रही है, लगता है तुम नहाते भी नहीं हो। फिर वो कहती है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। तभी हैंग उसकी म्यूजिक नोटबुक निकालता है और उसे वापस कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैंग एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर हान भी वहीं मौजूद हैं और उसे पता चलता है कि हैंग की माँ उनसे मिलना चाहती है, लेकिन हैंग ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। हान उसके साथ बैठकर बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता और किसी भी हाल में वहाँ से जाना चाहता है। जाने से पहले हान उसे उसकी माँ की तरफ से एक गिफ्ट देते हैं। वो एक गिटार होता है। हान बताते हैं कि उसकी माँ खुद ये गिटार उसे देना चाहती थी। हैंग वो गिफ्ट स्वीकार कर लेता है और जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसकी नजर मैरी पर पड़ती है। मैरी उसी रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और ग्राहकों के मनोरंजन के लिए गाना भी गा रही होती है। हैंग कुछ देर तक खड़ा होकर उसे देखता रहता है, फिर वहाँ से चला जाता है और अपने घर लौट आता है। घर पहुँचने के बाद उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे गिटार बजाना सिखाती थी और जब वो जल्दी सीख जाता था तो उसकी माँ कितनी ज्यादा खुश होती थी। वो काफी देर तक उन्हें यादों में खोया रहता है। अगली सुबह हैंग स्कूल जाता है और सीधे म्यूजिक रूम में पहुंचता है। वो एक गिटार उठाता है और बजाना शुरू कर देता है। शायद वो अपने पुराने दर्द और यादों को भुलाना चाहता था। तभी अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि शायद कोई टीचर या स्कूल का स्टाफ सदस्य वहाँ पर आया है। क्लास के दौरान बोर होने के कारण मेरी ने सोचा कि वो थोड़ी देर जाकर म्यूजिक बजा लेती है। जब वो गिटार बजाने की कोशिश कर रही होती है तभी अचानक एक फूलों का गुलदस्ता गिरने लगता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही हैंग उसे पकड़ लेता है। तभी मेरी को पता चलता है कि हैंग वहाँ मौजूद है। ये देखकर वो शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है क्योंकि वो अपना बैग भूल गई थी। तभी हैंग उसे सलाह देता है कि दोनों मिलकर स्कूल में एक म्यूजिक बैंड शुरू करते हैं। वो कहता है कि अगर मेरी बैंड में शामिल होगी तो वो भी शामिल हो जाएगा, लेकिन मेरी मना कर देती है, अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैंग प्रोफेसर हान के पास जाता है और बताता है कि वो स्कूल में एक म्यूजिक बैंड बनाना चाहता है और वो चाहता है कि मेरी भी उस बैंड का हिस्सा बने। प्रोफेसर हान उसे भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद हान एक लड़की आर्या के पास जाते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी होती है। आर्या
स्कूल की सबसे लोकप्रिय छात्रों में से एक होती है और वो हैंक को बहुत पसंद करती है। हान उसे बताते हैं कि स्कूल में एक म्यूजिक बैंड बनाया जा रहा है और सभी क्लासों को देखने के बाद उन्हें लगता है कि उसकी क्लास से बेहतर कोई नहीं है। वो बताते हैं कि हैंक पहले ही बैंड में शामिल हो चुका है और अब वो काफी सदस्यों को इकट्ठा करना चाहता है। हान आर्या से कहता है कि वो छात्रों को, खासकर मेरी को, बैंड में शामिल होने के लिए मनाने में मदद करे। आर्या तुरंत उसके लिए तैयार हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर मेरी का लॉकर, जिसमें वो अपना सामान और खाना रखती है, वो खुला रह जाता है। आर्या इसे देख लेती है और लॉकर का पासवर्ड बदलने का फैसला करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने पहले मेरी को हैंक के साथ देखा था और उसे जलन महसूस हुई थी। 12 घंटे से ज्यादा समय बीत जाता है और मेरी ने कोई भी खून नहीं पिया होता। जब वो अपनी लॉकर खोलने जाती है तो वो नहीं खुलता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि पासवर्ड बदल दिया गया है। अपनी हालत बिगड़ते देखकर वो तुरंत स्कूल से निकलकर घर जाने लगती है, इससे पहले कि वो बेहोश हो जाए। लेकिन रास्ते में वो एक युवक के सामने गिर जाती है जिसका नाम सोन होता है। सोन भी एक वेम्पायर होता है। बचपन में वो और मेरी एक साथ बड़े हुए थे जब उसके परिवार एक ऐसे केंद्र में रहते थे जहाँ वेम्पायरों की निगरानी की जाती थी। सोन उसे कुछ खून देता है जो टमाटर के जूस जैसी बोतलों में रखा हुआ होता है। उसे खून देते समय सोन को उसके बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब वो इसी तरह छोटी मेरी की मदद किया करता था। इसके बाद मेरी सोन के साथ वापस आती है, लेकिन दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हैंक वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर हैंक मेरी की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैंने तुमसे माफी मांगने को कहा था लेकिन तुम अब भी यही कर रही हो। तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। इसके बाद उसी तरह धीरे धीरे मेरी के करीब जाने लगता है जैसे मेट्रो में मेरी उसके करीब गई थी। उसी पल मेरी को सब कुछ याद आ जाता है। उसे ये भी एहसास होता है कि हैंक ही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसके खून की खुशबू उसे खुद पर काबू नहीं रखने देती। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। सोन उसके पास खड़ा होकर पूरी स्थिति को देखकर हैरान रह जाता है। उस रात मेरी के पिता उसे फोन करते हैं और बताते हैं कि उसका छोटा भाई गायब हो गया है और किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है। समस्या ये होती है कि कम उम्र के वेम्पायर बच्चे डर या भूख की स्थिति में अपनी इच्छाओं और शक्तियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाते। मेरी घबराकर तुरंत घर से बाहर निकलती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि हैंक अभी भी उसके घर के सामने खड़ा है। उसे पहले ही मेरी के भाई के गायब होने के बारे में पता चल चुका होता है। वो मेरी को रोकता है और उनसे बातें करता है। हैंक उसके फोन से बच्चे की तस्वीर ले लेता है और दोनों मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद हैंक को एक मैसेज मिलता है जिसमें जॉन की लोकेशन होती है। वो मेरी को बताता है और दोनों तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बच्चा मिल जाता है, लेकिन जॉन को हैंक के खून की खुशबू आ जाती है। वो हैंक का खून पीने ही वाला होता है कि तभी आखिरी समय पर मेरी वहाँ पहुँच आती है और अपने भाई को रोक लेती है। वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हैंक को धन्यवाद तक नहीं करती। अगले दिन मेरी को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है कि उसने हैंक के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। मेरी ये सोचकर म्यूजिक रूम में जाती है कि उसे वहाँ पर हैंक से बात करनी चाहिए। वहाँ पहुँचकर वो कहती है, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। मेरे भाई को बचाने के लिए भी शुक्रिया। मुझे माफ करना कि मैं बिना धन्यवाद कहे वहाँ से चली गई और तुम्हें ऐसा दिखा जैसे तुम ही मेरे भाई को लेकर गए थे। वो आगे कहती है, मुझे मेट्रो में हुई हर बात याद आ गई है और मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो और अगर मैं हर बार तुमसे दूर भागती रही तो उसकी वजह मेरी मर्जी नहीं थी। कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं
नहीं सकती। हैंग जवाब देता है, मैं बस इतना चाहता था कि तुम अपनी गलती को स्वीकार करो ताकि तुम उसे सुधार सको। माफी मांगने से जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये सामने वाले के दिल पर एक अच्छा असर जरूर छोड़ जाती है। फिर वो मेरी से कहता है, इस गाने को आखिर तक सुनना और इस बार बीच में भागना मत। मेरी मुस्कुराकर उसकी बात मान जाती है और बैठकर उसे सुनने लगती है। हैंग गिटार बजाना शुरू कर देता है। मेरी उस खूबसूरत धुनों में पूरी तरह खो जाती है। जब गाना खत्म हो जाता है और हैंग देखता है कि मेरी अभी भी वहीं पर बैठी है, तो वो उनसे कहता है कि उसने उसे रेस्टोरेंट में गाते हुए देखा था और ये भी पता चला कि वो बहुत ही अच्छी धुन बना सकती है। फिर वो उसे साथ मिलकर एक म्यूजिक बैंड बनाने का सुझाव देता है। शुरुआत में मैरी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं वो हैंग के ज्यादा करीब न आ जाए और किसी को उसकी असली पहचान का पता न चल जाए। लेकिन आखिरकार वो तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर 6 सदस्यों वाला एक म्यूजिक बैंड बनाते हैं। बोल चुनने की जिम्मेदारी लेती है। फिर सभी मिलकर अपने ग्रुप का नाम रखते हैं। आखिरकार उसके परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। स्कूल के छात्र और शिक्षक सभी उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बैंड शानदार प्रदर्शन करता है और सभी को उसका संगीत बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वे स्कूल के सबसे बेहतरीन म्यूजिक ग्रुप में से एक बन जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मेरी अपनी गिटार लेकर एक लाइट हाउस पर जाती है, जिसे विश लाइट हाउस कहा जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ लोग अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करने आते हैं। कुछ देर बाद हैंग भी वहाँ पहुँच आता है। उसे देखते ही हैंग कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। वो बताता है कि उसकी इच्छा थी कि वो मेरी के साथ उसी रास्ते पर चले, और जब उसने उसे यहाँ पाया तो उसे लगा कि उसकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी मुस्कुराकर कहती है कि उसकी इच्छा भी पूरी हो गई है, क्योंकि उसने भी यही मांगा था कि हैंग उसके पास आए। मेरी कहती है कि वो हैंग से प्यार करती है और हैंग भी स्वीकार कर लेता है कि वो उनसे प्यार करता है। दोनों साथ में खूबसूरत समय बिताते हैं। बाद में हैंग उसे घर छोड़कर वापस चला जाता है। रास्ते में हैंग प्रोफेसर हान को अपने सहपाठी सोन के साथ बात करते हुए सुन लेते हैं। सोन के मन में लंबे समय से प्रोफेसर हान के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने उसे कभी भी ये नहीं बताया था कि उसके परिवार को जेल में क्यों रखा गया था। हैंग उसकी बातचीत सुनता है और उसे पता चलता है कि सोन वास्तव में एक वेम्पायर है। ये जानकर हैंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सोन के घर के बाहर आने का इंतजार करता है और फिर उसका सामना करते हुए कहता है, अब मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता है कि तुम एक वेम्पायर हो। सोन भी गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हैंग सोन को मारकर घायल कर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सोन के घाव ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वेम्पायर है। ये देखकर हैंग कहता है, तुम इंसानों जैसे दिख सकते हो, लेकिन तुम राक्षस ही हो। सभी वेम्पायर राक्षस हैं और उन्हें इस दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। फिर वो सोन को चेतावनी देता है, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता, और एक बात याद रखना, मेरी मेरी है। एक दिन हैंग और मेरी साथ में चल रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि एक बच्चा सीढ़ियों के ऊपर फंस गया है और नीचे नहीं आ पा रहा है। हैंग उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो हवा में ऊपर लटक जाता है। इससे उसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। मैरी डर जाती है और उसे बचाने के लिए अपनी वेम्पायर शक्ति इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन सोन उसे रोक देता है, क्योंकि वेम्पायर निगरानी विभाग के नियमों के अनुसार वेम्पायर इंसानों के सामने किसी भी वजह से अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हैंग गिरने ही वाला होता है तो सोन मजबूर होकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो हैंग को बचा लेता है, एम्बुलेंस बुलाता है और किसी के देखने से पहले वहाँ से चला जाता है। इधर मेरी को हैंग के खून की खुशबू आती है। उसके लिए वो खुशबू बेहद आकर्षक होती है। वो उसके खून को पीने ही वाली होती है कि तभी आर्या उसे आवाज देती है और उसकी आंखों के बदलते हुए रंग को देख लेती है। इसके बाद हैंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मेरी
मेरी उसके पास बैठी रहती है और अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो लगभग उस इंसान का खून पीने ही वाली होती है जिनसे वो प्यार करती है। बाद में आर्या मेरी के सामने आती है और कहती है कि उसे सच्चाई पता चल गई है। उसे पता है कि मेरी एक वेम्पायर है और वो जो खून पीती है उसे जूस की बोतलों जैसी बोतलों में छुपा कर रखती है। आर्या धमकी देती है कि वो हैंक को सब कुछ बता देगी। इसके बाद मेरी अपना सामान पैक करती है और कहीं जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि अब वो ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ लोगों को उसका रहस्य पता चल गया है। अगले दिन हैंक स्कूल जाता है और देखता है कि सभी सहपाठी एक जगह इकट्ठे हैं। वो मेरी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो अपने स्कूल के एक दोस्त को अलग ले जाकर पूछता है कि क्या हुआ है। उसका दोस्त उसे पूरी सच्चाई बताता है कि आर्या ने सबके सामने मेरी का रहस्य खोल दिया था, और जब मेरी को ये बात पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर कहीं और चली गई। हैंक ये सुनकर यकीन नहीं कर पा रहा होता और उन सभी जगहों पर मेरी को ढूंढने लगता है जहाँ वे दोनों साथ में जाते थे। फिर वो मेरी के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे मेरी नहीं मिलती। तभी उसे वे सभी बातें याद आने लगती है जब मेरी उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती थी। अब उसे समझ आता है कि जब भी वो उसके करीब आने की कोशिश करता था तो मेरी क्यों भाग जाती थी। ये सोचकर हैंक दुख से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, हैंक वापस स्कूल आने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। उसे हर जगह मेरी की यादें दिखाई देने लगती है, जैसे पूरा स्कूल उसकी यादों से भरा हुआ हो। तभी उसे विश लाइट हाउस याद आता है। वो वहाँ जाता है और प्रार्थना करता है कि वो मेरी से एक बार दोबारा फिर मिल सके। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि मेरी पहले से ही वहीं पर खड़ी है। हैंक उसे देखकर कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। फिर वो कहता है, चाहे जो लोग तुम्हारे बारे में जो भी कहे, अगर वो सब सच भी हो तब भी मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मैं किसी और की बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन हैंक अभी भी इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मेरी जवाब देती है, उन्होंने झूठ नहीं बोला था, मैं सच में एक वेम्पायर हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम वेम्पायरों से कितनी नफरत करते हो। वो आगे कहती है कि भले ही मैंने तुमसे अपनी असली पहचान छुपाई थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी भावनाओं के बारे में तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक मेरी के पीछे एक बड़ा लोहे का बीम गिर जाता है और वो समुद्र में गिरने ही वाली होती है, लेकिन हैंग समय रहते उसके पास पहुंच जाता है और उसे खतरे से खींचकर बचा लेता है। इसके बाद वो खुद को गिरने से बचाने के लिए एक लोहे की रॉड पकड़ लेता है। जब मेरी उसकी मदद करने की कोशिश करती है तभी वो लोहे की रॉड फिर से टूट जाती है और हैंग समुद्र में गिर जाता है। पहली बार मेरी को मजबूर होकर अपनी वेम्पायर शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो अपनी शक्ति से हैंग को बचा लेती है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है कि जब हैंग को होश आता है तो वो मेरी को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। पता चलता है कि हैंग अपनी सारी याददाश्त खो चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे पूरी घटना बताता है। डॉक्टर समझाते हैं कि भले ही उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसके दिल में कोई ऐसा महसूस होता है कि वो एक किसी खास इंसान से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ये याद नहीं कर पा रहा कि वो इंसान कौन है। बाद में हैंक और मेरी दोनों वापस स्कूल जाते हैं, लेकिन अब सभी छात्र मेरी को डर की नजरों से देखते हैं और वापस में फुसफुसाते हैं कि वो एक वेम्पायर है। वे कहते हैं कि उसे आम इंसानों की तरह उसके साथ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी हार नहीं मानती। वो फैसला करती है कि वो सबका सामना करेगी और लोगों को स्वीकार करवाएगी कि वो भी इसी समाज का हिस्सा है और वो एक वेम्पायर है। जब वो क्लास में प्रवेश करती है तो सभी छात्र उनसे डरने लगते हैं। कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहता और ना ही कोई उसके करीब आना चाहता है। इसलिए मेरी टीचर से कहती है कि उसे सबसे अलग वाली सीट चाहिए ताकि वो हमेशा सबकी नजरों के सामने रहे। उसे उम्मीद होती है कि
कि धीरे धीरे लोगों का डर कम हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद मेरी म्यूजिक रूम में जाती है और वहाँ हैंग को देखती है। हैंग उनसे पूछता है कि उसने उससे दूरी क्यों बना ली और उसने सबको अपनी पहचान क्यों बता दी कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन मेरी उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और छात्रों द्वारा मेरी को परेशान करना और भी बढ़ जाता है। फिर भी मेरी ने खुद से वादा किया होता है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। एक दिन सभी छात्र लैब में इकट्ठे होते हैं। जब मेरी वहाँ आती है तो हैंग उसके पास जाता है और उससे गुस्से में बातें करने लगता है। फिर बिना किसी वजह वो उसके सामने उसका बैग फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में मेरी को पता चलता है कि हैंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। इसके बाद हैंग अपनी माँ के पास जाता है। याददाश्त खोने के बाद उसके और उसकी माँ के रिश्ते पहले से भी बेहतर हो गए होते हैं। वो अपनी माँ को साथ लेकर एक नया बैग खरीदने जाता है और उनसे बैग चुनने में मदद करवाता है। वो एक बैग खरीदता है और स्कूल में मेरी को देता है ताकि जो बैग उसने खराब किया था उसकी भरपाई कर सके। मेरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वैम्पायरों से इतनी नफरत करने के बावजूद हैंग हमेशा उसका बचाव करता है और उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है। दोपहर के खाने के समय मेरी अकेली बैठी होती है और अपना खाना खा रही होती है। तभी कुछ छात्र जो पहले से उसे परेशान करते थे उसके पास आते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो स्कूल छोड़ दे क्योंकि बाकी छात्र उसे कभी परेशान करना बंद नहीं करेंगे और इससे उसकी मानसिक स्थिति खराब होगी और वो पूरी तरह थक जाएगी। लेकिन मेरी स्कूल छोड़ने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो फिर से सबका प्यार हासिल कर लेगी और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसी समय सोन की नजर हैंग पर पड़ती है जो दूर खड़ा होकर मेरी को देख रहा होता है। वो उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। सोन सोचता है कि शायद ऐसा करने से हैंग के अंदर की भावनाएं जाग जाएगी और उसकी पुरानी यादें वापस आ जाएगी। लेकिन हैंग ये देखकर परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात हैंग मेरी से मिलने जाता है और उनसे मदद मांगता है। वो बताता है कि वो बार बार अपने सपनों में मेरी को देखता है और जब वो अकेला होता है तब भी उसे हर जगह मेरी की आवाज सुनाई देती है। मेरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन कुछ छात्रों के माता पिता स्कूल आते हैं और मेरी की मौजूदगी को लेकर शिकायत करते हैं। उसका कहना होता है कि उसकी वजह से बाकी छात्र डर रहे हैं और वे मांग करते हैं कि मेरी को स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन तभी हैंग खड़ा होता है और मेरी की बचाव करता है। वो माता पिता से कहता है कि वैम्पायर कई सालों से इंसानों के बीच रह रहे हैं और लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उसके साथ रहते हैं। वो बताता है कि वैम्पायरों ने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही कोई परेशानी पैदा की है। हैंग ये भी बताता है कि मेरी काफी समय से इस स्कूल में पढ़ रही है और उसने आज तक कभी कोई समस्या पैदा नहीं की। इसके अलावा वो माता पिता को भरोसा दिलाता है कि वो क्लास प्रेसिडेंट है और अगर मेरी से कोई भी गलती होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। हैंग की बातें सुनकर माता पिता मान जाते हैं और मेरी को स्कूल में रहने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद हैंग वापस क्लास में आता है और सभी छात्रों से कहता है कि अब मेरी उसके बगल में बैठेगी। वो उसकी जिम्मेदारी लेगा और अगर उसकी वजह से कुछ भी होता है तो उसका सामना वो खुद करेगा। उस दिन के बाद से हैंग हर जगह मेरी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे सभी छात्र मेरी का सम्मान करने लगते हैं और उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। एक दिन शिक्षक क्लास में आते हैं और बताते हैं कि अगले दिन स्कूल में रक्तदान अभियान रखा जाएगा और सभी छात्र को इसमें हिस्सा लेना होगा। ये सुनकर सभी छात्र चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि खून की थैलियां देखकर मेरी अपने अंदर के वैम्पायर स्वभाव को नियंत्रण
पालन नहीं कर पाएगी। अगले दिन स्कूल जाने के बजाय हैंक मैरी को लेकर विश लाइट हाउस पर जाता है। वहाँ दोनों अपनी इच्छाएं मांगते हैं। मैरी की इच्छा होती है कि भविष्य में वो और हैंक फिर से उसी जगह पर वापस आ सके। उस रात जब हैंक अपने कपड़े बदल रहा होता है, तभी अचानक उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगता है और पुरानी यादों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसकी कुछ यादें धीरे धीरे वापस आने लगती है। लेकिन शुरुआत में उसे केवल एक ही बात याद आती है, वो पल जब मैरी उसके गले के पास झुकी थी और उसका खून पीने की कोशिश कर रही थी। हैंक जल्दी से कपड़े पहनता है और मैरी से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो उनसे पूछता है कि क्या उसने सच में पहले उसका खून पीने की कोशिश की थी, क्योंकि मैरी ने खुद से वादा किया था कि वो अब हैंक से कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसलिए वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि ये सब सच है। ये सब तब हुआ था जब वो सो रही थी और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। ये सुनकर हैंक बहुत गुस्सा हो जाता है और मैरी से कहता है कि वो उससे नफरत करता है और बाकी छात्रों की तरह उसे भी लगता है कि मैरी उसके लिए परेशानी का कारण है। वो ये भी कहता है कि उसे मैरी की जिम्मेदारी लेने का वादा करने का पछतावा है और वो मांग करता है कि मैरी स्कूल छोड़ दे। इतना कहने के बाद हैंक वहाँ से मुड़कर चला जाता है। अगले दिन मैरी स्कूल जाती है और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। उसी समय हैंक म्यूजिक रूम में बैठकर वही गाना बजा रहा होता है जिसे स्कूल कॉन्सर्ट के दौरान बैंड ने बजाया था। जैसे ही वो गाना बजाता है, अचानक उसकी सारी यादें एक साथ वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि मैरी हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी, जबकि असल में वही था जो उसके पीछे जाता था और उसके करीब आने की कोशिश करता था। उसे वो पूरी घटना याद आ जाती है और उसे समझ आता है कि जब मैरी ने उसका खून पीने की कोशिश की थी, तब वो सो रही थी और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई थी। ये समझते ही हैंक तुरंत मैरी को ढूंढने के लिए भागता है। वो उसके पास जाकर अपनी कही हुई सभी बातों के लिए दिल से माफी मांगता है। दोनों फिर से एक दूसरे को समझ लेते हैं और उसके बीच दोबारा शांति हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।